नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 जियोग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 2। दोस्तों, हमने इससे पहले अपने जो क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी उसका जो चैप्टर 1 था सौर मंडल में पृथ्वी, वो डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है और ये अक्षांश और देशांतर क्या है। तो पहले अगर बात करें ग्लोब की, तो ये ग्लोब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आकार जैसा ही उसका एक प्रतिरूप होता है। मतलब वास्तव में पृथ्वी नहीं, लेकिन उसके जैसा, उसको दर्शाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है गोल आकार का, एक गेंद के आकार का। पृथ्वी का आकार भी हमारे लगभग गोलाकार है ना, लेकिन ये गोल नहीं, जियोइड है। जियोइड जिसको हम भू आभ बोलते हैं, जो कि अपने ध्रुवों पे थोड़ा सा दबा हुआ है ना, इस कारण से इसके जो ये सिरे हैं थोड़ा सा उभार वाले हैं। इसको इसके उस आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ यानी कि जियोइड। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी जैसी आकृति वाला। तो इसी प्रकार का जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि वो पृथ्वी को दर्शाता है, उसको दिखाता है। और जो ये ग्लोब है ये विभिन्न आकार वाले होते हैं, प्रकार वाले होते हैं। ये मतलब छोटे ग्लोब भी होते हैं, बड़े ग्लोब भी होते हैं। जैसे बड़ा ग्लोब है तो उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते आसानी से, उसको एक स्थान पर रख के देखना होगा। लेकिन जो छोटे साइज़ के पॉकेट साइज़ के ग्लोब भी आते हैं जिनको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, और बलून वाले ग्लोब भी आते हैं जिनमें देखा जा सकता है। और इन ग्लोब में जो पृथ्वी पे जो स्थल है, जल है, जो चीज़ें हैं, उनको कुछ रेखाओं के माध्यम से उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। हम इस ग्लोब में जो महासागर है, महाद्वीप है, इनकी स्थिति को देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं, कैसे हैं। उनको वास्तविक रूप में दिखाने की इसमें कोशिश की जाती है या दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो ये हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब के बीच में एक सुई होती है जिसमें उसको घुमाया जा सकता है ना। पश्चिम से पूर्व जो हमारी पृथ्वी की घूमने की दिशा, उस दिशा में उसको घुमाया जा सकता है। तो जो सुई होती है वो हमारी पृथ्वी जो भी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वैसे ही उसका ये सुई होती है जो कि इसके दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को जोड़ती है। ये इसका हम उत्तरी ध्रुव कर सकते हैं और ये इसका है दक्षिणी ध्रुव। और ये सुई है, ये वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक रेखा है। और ये जो बिंदु है, जो पृथ्वी के जिस बिंदु पे पृथ्वी घूम रही है वो उसका अक्ष कहलाता है। ये एक काल्पनिक बिंदु है जो पृथ्वी के घूमने की जगह को दिखाता है कि पृथ्वी इस एक्सिस पे, इस अक्ष पे घूम रही है। अब पृथ्वी को एक बीच से बांटती है एक काल्पनिक रेखा, जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री इसको माना जाता है। और जो इसका दक्षिणी भाग है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये इसका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और जो इसका ये उत्तरी हिस्सा है, ये उत्तरी गोलार्ध। अर्थात ये जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त है, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। जो ये विषुवत वृत्त है ये काल्पनिक रेखा है जिसको अंश में मापा जाता है।
और इनको अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। इसी प्रकार से विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितने भी ऐसी समानांतर रेखाएं होंगी उनको वृत्त कहा जाता है। ये सारे वृत्त बनाते हैं, यानी कि ये पूरा ग्लोब में पूरे एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। जो ये विषुवत वृत्त है इसका माप पूरी पृथ्वी पे 360 डिग्री होगा। तो ये यहाँ से 0 डिग्री से अगर हम इसको दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे तो ये 90 अंश होगा इसका माप, और यहाँ से भी ये 90 अंश। इस प्रकार से जो अर्धवृत्त बनेगा ये 180 डिग्री का, और ये पूरा अगर पूरा जो वृत्त बनाएगा वो 360 डिग्री का बनेगा। कुछ और समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री जो उत्तर में है वो कर्क रेखा, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त एक रेखा होगी, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। जो कि 66.5 डिग्री पे है, 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये उत्तरी ध्रुव वृत्त होगा। इसी प्रकार से जो पूरी पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में भी बांटा गया है। 3 ताप कटिबंध कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, यानी कि ये मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आता है, उष्ण ताप कटिबंध। और ये जो मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो हिस्सा है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में आएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है ये शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध में आएगा। तो ये शीत कटिबंध में हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध। ये 3 ताप कटिबंध है पृथ्वी के। जो उष्ण कटिबंध है ये वाला इलाका, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध वाला, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे ऊष्मा अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, इसीलिए ये उष्ण कटिबंध होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण। और ये शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, इसमें जो तापमान है वो मध्यम रहता है, इसीलिए शीत उष्ण कटिबंध कहलाता है। और बात करें शीत कटिबंध की, तो शीत कटिबंध में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिर्यक किरणें पड़ती है, यानी कि तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती कभी भी। तो वहाँ पे तापमान कम रहता है, ठंडा रहता है मौसम, इसीलिए उसको शीत कटिबंध कहते हैं। अब हम बात करें इन अक्षांश रेखाओं की, तो इनको अक्षांश रेखाओं को अंश में दर्शाया जाता है, अंश में। जैसे ये हमारी कर्क रेखा है तो ये 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर है, और ये मकर रेखा है तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं इसको दर्शाने के लिए। आपके एनसीईआरटी में ही एक उदाहरण दे रखा है, उसको देख लेते हैं। उदाहरण है
कि जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर और जो ब्राजील का बेलो होरिजोंटे वो है, वो दोनों 20 अंश पे स्थित है, 20 अंश पे। अब ये दोनों, जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और जो दक्षिण अमेरिका का है बेलो होरिजोंटे, दोनों ही 20 अंश पे स्थित है। लेकिन जो महाराष्ट्र यानी कि चंद्रपुर है, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, वो 20 अंश उत्तर में, 20 अंश उत्तर मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा ये। और जो दक्षिण अमेरिका का बेलो होरिजोंटे है वो 20 अंश दक्षिण में, 20 अंश दक्षिण, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ। तो ये स्थिति होगी, 20 अंश दोनों है, लेकिन ये क्या है, ये दक्षिण है, वो उत्तर है। तो ये थी हमारी अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं, जिसमें हमने देखा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं, देशांतर की। अभी तक अक्षांश की बात की, अब देशांतर की बात करते हैं। तो जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करती हैं। कौन से? ये इसका पूर्वी गोलार्ध और ये इसका पश्चिमी गोलार्ध। अभी हमने देखा था जो अक्षांश रेखाएं थी वो भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये रेखाएं पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटती हैं। ये अर्धवृत्त बनाती हैं, ये पृथ्वी पर अर्धवृत्त बनाती हैं और इनमें जो हमने इनकी लंबाई समान होती है। काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको किसी स्थान की सही जगह का पता लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कि उसकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। और जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी ध्रुवों पर पहुंचने पर इनकी जो बीच की दूरी है वो घटती जाती है। जैसे अक्षांश रेखाएं जो थी वो समानांतर चल रही थी, इनमें समान अंतर था, लेकिन ये इनकी दूरी ध्रुवों पर कम होती जाती है। और जो ब्रिटिश में स्थित राजकीय वेधशाला है उससे गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर रेखा माना गया। उसको प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जो 0 डिग्री है। तो उसको हम अगर इसको 0 डिग्री मान लें तो ये 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करती है, यहाँ से 0 डिग्री से। और जो इसका 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। यानी कि जहां पर जाके मिलेंगी वो एक ही रेखा होगी, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी। और जैसे अक्षांश रेखाओं को लिखने के लिए अगर उत्तरी अक्षांश है तो वो लिखते थे, उत्तर लिखते थे, और दक्षिणी है तो दक्षिण लिखते थे। वैसे ही अगर देशांतर रेखाओं को लिखने के लिए अगर पूर्वी देशांतर है तो उसके लिए पूर्व लिखेंगे, और अगर पश्चिमी देशांतर है तो उसके लिए पश्चिम लिखेंगे। आपकी एनसीईआरटी में एक उदाहरण दे रखा है कि अगर हम देशांतर रेखाओं की सही स्थिति जानते हैं तो उससे हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे धुबरी का उदाहरण दे रखा है कि जो असम में जो धुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो अगर ये विषुवत 0 डिग्री माने तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 90 डिग्री में
100, ये 0 डिग्री था और ये 180 डिग्री है। जो यहाँ पे होगा 180 डिग्री होगा, तो हम इसको हाफ कर लेंगे तो 90 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा। तो जो ध्रुवीय की स्थिति होगी, इसकी हम एग्जैक्ट वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो हमने देखा कि हम जो देशांतर रेखाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो समय, किसी चीज की स्थिति और समय का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। तो अब हम देशांतर रेखाओं और समय की बात करें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर हम समय को मापने की बात करें तो इसको मापने का सबसे अच्छा साधन जो पृथ्वी, चंद्रमा, जो ग्रहों की जो गति है उसके माध्यम से इसको मापा जा सकता है। और जो स्थानीय समय का पता लगाते हैं वो जो परछाई बनती है, परछाई के आकार को देख के उसका पता लगाते हैं। क्योंकि दोपहर के समय जो परछाई होती है, जब सूर्य सीधा चमकता है तो परछाई छोटी बनती है, और शाम के समय परछाई बड़ी बनती है, लंबी बनती है। जो भी हमने देखा ग्रीनविच रेखा जो ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला से गुजरती है, वो 0 डिग्री उसको यामोत्तर माना गया है, जो प्रमुख यामोत्तर है। तो अगर इसकी स्थिति हम 0 डिग्री मानते हैं तो जिस समय सूरज यहाँ पर होगा, इस रेखा पर होगा, तो उस समय यहाँ के सारे ही इलाकों में दोपहर होगी। और जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। तो वो सारे स्थान जो इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में हैं, तो उनका समय यहाँ से आगे होगा, यानी कि प्लस में चलेगा। और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से, यानी इससे माइनस में चलेगा, यानी कि इससे कम होगा। और पृथ्वी जो कि लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये 1 घंटे में कितना घूमेगी? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, है ना। 24 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 घंटे में ये घूमेगी 15 डिग्री। तो ऐसे ही इसको जो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा वो 4 मिनट लगेगा, यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी घूम जाती है 1 डिग्री। 1 डिग्री घूमती कितने? 4 मिनट में, 4 मिनट में। तो ऐसे हम देखें कि जो भी क्षेत्र इसके ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होगा, 15 डिग्री पूर्व मान लें, जो 15 डिग्री पूर्व में होगा वो क्या होगा? 1 घंटा। जो पृथ्वी है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो जो पूर्व में होगा वो 1 घंटा प्लस होगा, यानी कि अगर इस यहाँ पे समय 12 बज रहा है तो यहाँ पे कितना बजेगा? 1 बज रहा होगा, क्योंकि वो प्लस में चल रहा है और यहाँ माइनस में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे 12 बजा है तो यहाँ 11 बजा होगा। 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, और 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो ये 1 घंटा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करें हम ये समय, मानक समय क्यों मापते हैं, तो भी किसी भी समय जगह का स्थानीय समय जो वो है अलग अलग होता है, तो उसमें जो गणना में दिक्कत ना हो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय मान लिया जाता है कि हाँ ये समय पूरी जगह भी मान्य होगा। जैसे हम बात करें भारत की, तो जो हमारा भारत है ये पूरी तरीके से जो ये पूर्वी और उत्तरी है ना, पृथ्वी के पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके मध्य से कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा लगभग इसके बीच से गुजरती है, है ना। तो भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। और भारत जो है ये मानक समय रेखा के 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर जो है इसका मानक समय रेखा है भारत की। तो हमें पता है कि जो पूर्व में इस ग्रीनविच रेखा के जो पूर्व में स्थित भाग है वहां पे प्लस में टाइम चलेगा, यानी कि वो समय आगे होगा ग्रीनविच से। भारत 82.5 डिग्री मानक समय रेखा पर स्थित है। इसकी जो
समय रेखा वो 82.5 डिग्री है, कुछ यहाँ से गुजरती है। तो हमें पता है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 82.5 डिग्री में कितना होगा, तो इसको हम 15 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये लगभग 5.5 घंटे आएगा, लगभग 5.5 घंटे इसका समय निकलेगा। तो इसीलिए जो भारत का टाइम है वो ब्रिटिश के जो टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जब यहाँ पे 12 बजा होगा दोपहर का, तो यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे भारत में। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।